के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. A body is thrown vertically upward and then fall backward on the ground. Its potential energy is maximum will be at which point? ये कह रहे हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? उन ऑब्जेक्ट्स में होती है जो मोशन में होते हैं. ठीक है. जैसे क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रिवर फ्लो हो रही है, वो फॉल गिर रहा है, वाटरफॉल है, बॉल है, बॉल मूविंग बॉल है ना. और व्हेन वी आर वॉकिंग दैट टाइम वी आर यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी. और व्हेन वी आर एट द रेस्ट पोजीशन दैट टाइम दिस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो रुके हुए अगर डैम्स की बात करें, वहाँ पे जो पानी रुका रहता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है. अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेटे हुए, तो हमारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व रहती है ना. तो ये अभी कह रहा है कि बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल बैक ऑफ द ग्राउंड. इट्स पोटेंशियल एनर्जी कब इसकी मैक्सिमम होगी? देखिए क्या होता है कि जो काइनेटिक जब ये ऊपर जाती है ना, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आप खुद सोचिएगा, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुँचा होगा, उसके बाद ये नीचे गिरेगा. ठीक है. तो वो जो मैक्सिमम हाइट है ना, जिस पॉइंट पर ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुकेगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, दैट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. एक तरीके से वो थोड़ी देर ऑब्जेक्ट रुकता है और उसके बाद फिर वो टूवर्ड ग्रेविटी नीचे की तरफ आता है. तो जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वो पॉइंट वही मैक्सिमम हाइट है. ठीक है. तो वहाँ पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. ठीक है. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, kinetic energy is equals to potential energy at maximum height. maximum height. ठीक है. जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ से ऊपर को गया, ठीक है, फिर वो यहाँ पे रुक गया क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी का ख़त्म हो गई है ना, फिर वो नीचे को आने लग गया वापस. तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो गई और इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इसकी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर बबल इन वाटर एक्ट लाइक विच लेंस. वैसे तो आपको देख के आपको लगेगा ना कि ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है. हर कोई यही आंसर देता है इसका कि पानी के अंदर जो बुलबुले होते हैं वो कैसा लेंस की तरह बिहेव करता है. वो गोल होता है तो सब सोचते हैं ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है ना फ्रेंड्स, जो ये फंक्शनिंग होती है इसकी, वो बिल्कुल कॉन्केव की तरह होती हैं. तो ये कॉन्केव लेंस है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. An endoscope used by the doctor for examine the inside of patient stomach work on the principle of which phenomena. जो एंडोस्कोपी होती है ना, बॉडी के अंदर कुछ कैमरे डाल के अंदर का व्यू लिया जाता है कि कोई फॉल्ट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टमक की वॉल्स में, फूड पाइप की वॉल्स में, जो भी प्रॉब्लम है वो एंडोस्कोपी से देख ली जाती है. तो ये कह रहे हैं कि वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है. वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है. यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड्स तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा. मैं ये प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ज़रूर एक वीडियो अलग से बनाऊँगी और आप उससे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. कॉमेट्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ विच मटेरियल. कॉमेट्स देखिए ना, डायग्राम बनाया हुआ है, ये कॉमेट्स हैं, दिख रहे हैं ना, ये देखिए कॉमेट्स हैं. तो ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ये आइस और डस्ट के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? ये आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं. फोबोस एंड डेमोस आर द नेम्स ऑफ द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट. एक्चुअली ये जो दो सैटेलाइट्स हैं ना, ये मार्स के हैं. बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये. मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डेमोस. फोबोस बड़ा है, डेमोस छोटा है. ठीक है. फोबोस एंड डेमोस देख लीजिए पिक्चर में. विच इज़ द थर्ड स्टेप इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द बटरफ्लाई. फोबोस डेमोस याद हो गया होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. थर्ड मॉडिफिकेशन स्टेप कौन सा है? किसका? बटरफ्लाई का. तो एग निकलेगा, एग में से लार्वा निकलेगा, लार्वा में से प्यूपा निकलेगा और प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो थर्ड स्टेप की बात करें तो वो हो जाएगा आपका लार्वा. ठीक है. प्यूपा हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका डायग्राम भी देख लीजिए आप. एग, लार्वा, प्यूपा.
प्यूपा में थोड़ी बहुत क्या आने लग गए हैं, फैदर्स इसके आने लग गए हैं, विंग्स आने लग गए हैं, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट किसमें, बटरफ्लाई में। ये कह रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मिक्सचर ऑफ वेज कार्बन कंपाउंड। ये पता होना चाहिए, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसमें होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है। व्हाट इज़ रीजनरेशन? रीजनरेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। ये काफ़ी ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में तो होता ही है, इसके अलावा एनिमल्स में भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे देखो इसमें एग्जांपल स्टारफिश का लिया हुआ है, वैसे हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है रीजनरेशन का। इसमें क्या होता है ना, अगर कोई एक पार्ट गिर गया है ना, तो वो पार्ट क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसमें से, जैसे स्टारफिश की अगर रेस की बात करें, 5 रेस होती हैं स्टारफिश में, है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 रेस होती हैं। अगर कोई एक रे लॉस्ट हो गया, इसका किसी भी कारण से कट गया, गिर गया, तो इसमें क्या होता है कि 5th रे अपने आप रिजनरेट होने लग जाती है, आने लग जाती है, नई रे आने लग जाती है। अगर 3 गिर गए तो 3 नए आने लग जाएंगे, 2 गिरेंगे तो 2 नए आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक नया रे बनने लग जाता है। और जो टुकड़ा गिरा था ना फ्रेंड्स, उससे भी एक नया स्टारफिश बन जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए, एक स्टारफिश था, उसका ये लॉस्ट हुआ, एक पार्ट लॉस्ट हुआ, और जो इसमें तो एक आ ही गया, ये जो लॉस्ट हुआ था ये तो आ ही गया, इसके अलावा जो गिरा था ना वो भी नया स्टारफिश बन गया। मतलब कि इससे एक ही और एक ही 2 स्टारफिश बन गए। तो ये हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, और ये जो वॉर्म्स होते हैं ना, पेट के अंदर वॉर्म्स होता है, टैप वॉर्म वगैरह, राउंड वॉर्म, उनमें भी ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What name is given to the atom which have the same atomic number but differ in mass? तो differ in mass बोला है ना। अगर हम बात करते हैं कि differ in mass का मतलब होता है कि अगर कोई X कंपाउंड है तो ये तो होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास। अगर 2 कंपाउंड हैं, ये 2 X और Y 2 कंपाउंड हैं, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मासेस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। याद करने का तरीका, जैसे सबका अपना अपना तरीका है, तो मैंने तो इस तरीके से याद किया था बचपन में कि आइसो मीन्स तो सेम होता ही है, बार्स का मतलब मैंने वेट से ले लिया था, मास से ले लिया था। तो सेम वे मास जो होता है ना, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हमारे चारों तरफ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की 11Na24 की बात करें, 11Na23 और 11Na24 2 आइसोटोप्स तो सोडियम के होते ही हैं, वो तो उसके आइसोटोप्स हैं। लेकिन इसका एक आइसोटोप ले लीजिए और इसका मैग्नीशियम देखिए, 12Mg24 को देखिए, है ना। तो 24 क्या हो रहा है इसमें, आइसोबार्स कह रहे हैं ना, ये तो आइसोटोप हो गया फ्रेंड्स। रुकिए मैं आपको आइसोबार बताती हूँ, इसको कट करिए, है ना। तो जैसे आर्गन का देख लेते हैं, 18 आर्गन 40। ठीक है, इसके बाद अरे यार आइसोबार ही तो है, सॉरी, आइसोबार का मतलब तो सेम मास होता है ना, सही तो है, ऊपर का ही तो सेम होगा। 18 आर्गन 14, 19 पोटेशियम 40, यही तो सेम होगा। नीचे के डिफर होंगे ना, इसमें आइसोटोप्स डिफर होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर डिफर होंगे। तो आइसोबार में सेम मास। ठीक है, 20 कैल्शियम 40। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। एक एग्जांपल ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम देखें कार्बन के आइसोटोप देखें, देखो 6 कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स उसके 3 होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। तो 6C14 को ले लेते हैं, 7N14 से कंपेयर कर लेते हैं। एटॉम या आइसोटोप, आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स मास, तो सेम मासेस और नंबर क्या हो गए, डिफरेंट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने वही बताया था, 11Na का बताया था आपको, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। 11Na24 ये भी एक सोडियम का आइसोटोप है, ध्यान रखिएगा। सोडियम Na23 भी होता है, इसके एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये तो आइसो क्या है, टोप्स हैं। अब आइसोबार देखिए,
तो ये सोडियम 24 का मैग्नीशियम 24 से कंपेयर कीजिए तो देखिए मासेस दोनों के क्या रहे सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट और सेम मास मतलब कि आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज कॉज्ड बाय द विच एलिमेंट। जो पानी हार्ड पानी हो जाता है ना, जिसमें फोम वगैरह नहीं बनता, झाग नहीं बनता है, जो बहुत ही रफ पानी जो होता है, ये किसकी वजह से आखिर इतनी हार्डनेस हो गई है, क्यों ये झाग नहीं बनाता, क्यों ये हमारे हाथों को साफ़ नहीं करता, क्यों ये कपड़ों को साफ़ नहीं करता, और कोई भी सफाई करने में चीज़ें साफ़ नहीं हो पाती हैं, तो ये हार्ड वाटर की वजह से होता है। और हार्ड वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, किसके सॉल्ट, क्लोराइड के, सल्फेट के, है ना, ये सॉल्ट होते हैं, कभी कैल्शियम के कभी मैग्नीशियम के या दोनों के हो जाएंगे। तो ये जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके अगर सॉल्ट्स आ जाते हैं तो ये फिर उस पानी को हार्ड बना देते हैं, और हार्ड पानी को दूर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, वो मैंने अपनी केमिस्ट्री वाला जो मेरा केमिस्ट्री के जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसमें मैंने बताए हुए हैं कि कैसे कितने मेथड से हम हार्डनेस ऑफ वाटर को वाटर की हार्डनेस रिमूव करते हैं। ठीक है, विच केमिकल इज़ यूज टू मेक सोप। तो सोडियम, देखिए सोप बनाने में क्या क्या केमिकल यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ होते हैं, और परफ्यूम्स यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स खुशबू के लिए, और वेजिटेबल ऑयल जो है उसके बिना तो बनेगा नहीं। ठीक है, ऑयल में ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है और खुशबू के लिए परफ्यूम्स डाले जाते हैं, और फिर सैपोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है, सोप्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, कल मैं फिर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, इंटरेस्टिंग भी होंगे। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।